मैं डॉक्टर प्रभात कुमार रवि, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय पिथौरा, जिला महासमुंद से आज हम बीए प्रथम वर्ष इकाई 1 के अंतिम अध्याय उपभोक्ता की बचत पर चर्चा करेंगे। इसका 2 पार्ट में वीडियो तैयार किया गया है। फर्स्ट पार्ट में हम उपभोक्ता की बचत का परिचय, परिभाषाएं, उपभोक्ता की बचत की व्याख्या, फिर उपभोक्ता की बचत का आधार, माप एवं विचारधाराएं क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। तो विचारधाराओं में, उपभोक्ता की बचत का विचारधाराओं में पहला है मार्शल की विचारधारा या धारणा। इन्होंने कुल लागत तथा सीमांत उपयोगिता में अंतर के आधार पर उपभोक्ता की बचत की व्याख्या की है। इसको आज हम पार्ट 1 के लेक्चर में अध्ययन करेंगे। दूसरा पार्ट में आता है विचारधारा में या माप में या उपभोक्ता की बचत की धारणा में हिक्स की धारणा। J.R. हिक्स ने उदासीनता वक्रों की सहायता से उपभोक्ता की बचत को स्पष्ट किया है। इसको हम सेकेंड वीडियो में दूसरे पार्ट में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर तत्पश्चात हम पहले लेते हैं मार्शल की धारणा क्या है। TU एवं MU में अंतर, कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में अंतर के आधार पर कैसे इन्होंने व्याख्या प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले हम परिचय से स्टार्ट करते हैं कि उपभोक्ता का बचत का परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है। उपभोक्ता की बचत की धारणा को सर्वप्रथम 1844 में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री ड्यूपिट ने प्रस्तुत किया था। बाद में इस विचारधारा का विश्लेषण जो है मार्शल ने किया और वैज्ञानिक रूप प्रदान किया था। उसके पश्चात इस विश्लेषण को आगे बढ़ाने वाले जो हैं प्रोफेसर हिक्स हैं, और प्रोफेसर हिक्स ने उदासीनता वक्र की सहायता से उपभोक्ता की बचत को और अधिक प्रमाणित बना दिया है। उपभोक्ता की बचत की धारणा प्रोफेसर ड्यूपिट ने सापेक्ष उपयोगिता के नाम से पुकारा था। मार्शल ने इसे उपभोक्ता का लगान तथा उपभोक्ता की बचत कहा है, और मार्शल द्वारा दिया गया नाम जो है आज भी प्रचलित है तथा वर्तमान में अर्थशास्त्रियों ने उपभोक्ता की बचत को क्रेता की बचत भी मानते हैं। तो अब है उपभोक्ता की बचत की परिभाषाएं क्या क्या है। तो इसमें भी 2 अर्थशास्त्रियों ने परिभाषित किया है उपभोक्ता की बचत को। पहला है मार्शल की परिभाषा। मार्शल क्या कहते हैं परिभाषा में? किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा, किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो कीमत देने को तैयार रहता है या तत्पर रहता है तथा जो कीमत वह वास्तव में देता है, मतलब उपभोक्ता जो कीमत देने को तैयार रहता है और जो वास्तव में देता है, इन दोनों के अंतर को ही उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। ऐसा मार्शल ने परिभाषित किया है। पेंसन ने परिभाषा के रूप में प्रस्तुत किया है, जो कुछ हम देने को तैयार हैं, जो कुछ हम देने को तैयार हैं और जो कुछ हम वास्तव में देते हैं, इन दोनों के अंतर को उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। तो इस तरीके से मार्शल और पेंसन ने उपभोक्ता की बचत को परिभाषित किया है। तो अंत में यह निष्कर्ष निकलता है कि उपभोक्ता को उसकी खरीदी से प्राप्त होने वाला अतिरिक्त संतोष उपभोक्ता की बचत कहलाता है। अब आते हैं उपभोक्ता की बचत की व्याख्या पर चर्चा करते हैं। तो उपभोक्ता की बचत की व्याख्या, उपभोक्ता की बचत की व्याख्या को उपभोक्ता की बचत की माप भी कहा जाता है और उपभोक्ता की बचत का आधार भी कहा जाता है। तो उपभोक्ता की बचत की धारणा को हम दैनिक जीवन के अनुभव पर इसको व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात उपभोक्ता की बचत की धारणा जो है दैनिक जीवन के अनुभव पर आधारित है। हम जब कभी किसी वस्तु को खरीदना चाहते हैं
तो हमारे दृष्टि से उस वस्तु में कुछ न कुछ उपयोगिता जरूर होती है। यदि उपयोगिता नहीं होती तो हम उसको खरीदना नहीं चाहते। अर्थात यह कहा जा सकता है कि किसी वस्तु को जब हम उपभोग करना चाहते हैं तो हमारे दृष्टि से उसमें कुछ उपयोगिता रहती है, इसीलिए हम उसको खरीदना चाहते हैं और हम उसकी उपयोगिता के बराबर मूल्य देने को तैयार हो जाते हैं। मतलब हम महसूस करते हैं कि अमुक वस्तु की उपयोगिता इतनी होगी और उतना देने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, उपभोक्ता को कुछ ना कुछ संतुष्टि या लाभ का अनुभव होता है। अब एक उदाहरण के रूप में हम उपभोक्ता की बचत की व्याख्या कर सकते हैं। मान लीजिए एक विद्यार्थी एक समाचार पत्र को 5 रुपये में खरीदना चाहता है। मतलब वो मानकर चलता है कि 5 रुपये में भी अगर अखबार मिलता है तो मैं क्रय कर लूँगा, और मान लीजिए उसको समाचार पत्र जो है 3 रुपये में मिल जाता है, तो बचत क्या होगा, 2 रुपये होगा ना। तो इस प्रकार से अगर 5 रुपये देना वो चाहता था विद्यार्थी, लेकिन उसको अखबार जो है 3 रुपये में मिल जाती है, तो 2 रुपये का बचत होता है। इसी को कहा जाता है उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। अब है उपभोक्ता की बचत की माप व धारणाएं। तो 2 धारणाएं हैं। उपभोक्ता की बचत की माप या धारणाएं जो है 2 प्रकार की हैं। तो पहला है मार्शल की धारणा। तो मार्शल की धारणा में TU टोटल यूटिलिटी कुल लागत तथा MU मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता में अंतर। तो ये दोनों के आधार पर TU तथा MU के आधार पर इन्होंने अपने विचार को व्यक्त किए हैं। इसको हम आज पार्ट 1 में अध्ययन करने जा रहे हैं और सेकेंड वीडियो में हम दूसरा हिग्स का जो धारणा है उस पर चर्चा करेंगे। तो उपभोक्ता की बचत का आधार को मार्शल ने इस प्रकार व्यक्त किया है। एक उपभोक्ता किसी वस्तु की उतनी कीमत देने के लिए तैयार रहता है जितनी उस वस्तु के उपभोग से उसे उपयोगिता प्राप्त होती है। ठीक है, क्लियर है ना। एक उपभोक्ता किसी वस्तु की उतनी कीमत देने के लिए तैयार रहता है जितनी उस वस्तु के उपभोग से उसे कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। अर्थात उपयोगिता ह्रास नियम के कारण एक उपभोक्ता उपभोग की जाने वाली वस्तु की प्रथम इकाई के लिए अन्य इकाइयों की अपेक्षा अधिक त्याग करना चाहता है, क्योंकि पहली इकाई की उपयोगिता बाद की इकाई से अधिक होती है। ये क्लियर है। पहली इकाई की उपयोगिता जो है बाद की इकाइयों की उपयोगिता से अधिक होती है, परंतु उपभोक्ता सभी इकाइयों का समान मूल्य देता है। इस प्रकार कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता के अंतर से स्पष्ट होता है कि उपभोक्ता को एक वस्तु की क्रय की जाने वाली अंतिम इकाई से पहले वह जितनी इकाइयों का क्रय करता है उनसे अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता की अपेक्षा अधिक उपयोगिता की प्राप्ति होती है। अतः प्रत्येक वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त होने वाले अधिक के प्रयोग को ही उपभोक्ता की बचत कहा गया है। तो इस प्रकार से व्याख्या किया गया है उपभोक्ता की बचत का मार्शल के द्वारा। अब देखते हैं उपभोक्ता की बचत की मान्यताएं क्या है। उपभोक्ता की बचत की पहली मान्यता है कि वस्तु की उपयोगिता को द्रव्य रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। ऐसा मार्शल का विचार है। मार्शल अपने मान्यता में लिया है कि वस्तु की उपयोगिता को मुद्रा रूपी मापदंड से मापा जा सकता है। दूसरी मान्यता है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर मान लिया गया है। MU को मार्जिनल यूटिलिटी को क्या मान लिया गया है, स्थिर मान लिया गया है। तीसरी मान्यता के रूप में इन्होंने बताया है कि वस्तु की कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है। वस्तु की स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है। चौथी मान्यता के रूप में है वस्तु की उपयोगिता उसी वस्तु की मात्रा पर निर्भर करती है, अतः अन्य वस्तु की मात्रा से प्रभावित नहीं होती है। और अगली मान्यता है उपभोक्ता की बचत सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। और छठवीं मान्यता है उपभोक्ता की आय को स्थिर मान लिया गया है। उसी प्रकार से अगली मान्यता है उपभोक्ता की रुचि आदत व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आनी चाहिए। और अंतिम मान्यता के रूप में ले सकते हैं बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। तो इन मान्यताओं के आधार पर हम एक तालिका के द्वारा उपभोक्ता की बचत की व्याख्या कर सकते हैं। जैसा कि ये तालिका को देख रहे हैं,
तो उपभोक्ता की बचत को इस तालिका के द्वारा व्यक्त किया गया है। इसमें 6 इकाइयों को लिया गया है। इसमें उदाहरण के रूप में लिया गया है नारंगी की इकाइयाँ। तो उपभोक्ता जो है 6 नारंगी क्रय करता है और वो उसके कुल उपयोगिता के आधार पर कितना देने को तैयार रहता है, उसको दूसरे कॉलम में लिया गया है। कुल उपयोगिता को जो उपभोक्ता वास्तव में देने के लिए तैयार रहता है, और तीसरे कॉलम में दिया हुआ है सीमांत उपयोगिता या उपभोक्ता जो वास्तव में देता है। एक नारंगी की कीमत जो देता है उसको सीमांत उपयोगिता के रूप में तीसरे कॉलम में लिया गया है। और अंतिम कॉलम में उपभोक्ता की बचत को बताया गया है कि उपभोक्ता की बचत कैसे प्राप्त होता है। तो पहली नारंगी के लिए उपभोक्ता कितना देने को तैयार था? 100 पैसे देने को तैयार था। पैसे में लिया गया है। तो 100 पैसे देने को तैयार था एक नारंगी के लिए, लेकिन उसको 30 पैसे में मिल जाता है, इसलिए उसको 70 पैसे के बराबर बचत प्राप्त होती है। अब दूसरी नारंगी के लिए वो 90 पैसे देने को तैयार था, लेकिन कितने मिल जाता है? 30 पैसे में मिल जाता है। तो यहाँ पर 90 ऋण 30 बराबर 60 पैसे की बचत हो गई। तीसरी इकाई के लिए, तीसरी नारंगी के लिए कितना देना चाहता है? 70 पैसे देना चाहता है, लेकिन उसको 30 पैसे मिल जाता है, तो इसलिए 40 पैसे के बराबर उसको बचत की प्राप्ति होती है। चौथी नारंगी के लिए इसी प्रकार 60 पैसे देने को तैयार था, लेकिन 30 पैसे में मिल जाता है, इसलिए 30 पैसे की बचत प्राप्ति होगी। और पांचवी नारंगी के लिए 50 पैसे देने को तैयार था उपभोक्ता, लेकिन उसको 30 पैसे में मिल जाता है, इसलिए 20 पैसे के बराबर उपभोक्ता की बचत होगी। और अंतिम इकाई के लिए उपभोक्ता जो है मात्र 30 पैसे देना चाहता था और 30 पैसे में ही मिलता है, इसलिए यहाँ पर बचत बराबर 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हम अगर देखें तालिका को, तो कुल उपयोगिता जो है जो वास्तव में देने को तैयार था, उपभोक्ता कितना देने को तैयार था? 6 इकाई के लिए, टोटल 6 इकाई के लिए 400 पैसे देना चाहता था। 400 पैसे वो देना चाहता था, लेकिन उसको कितना भुगतान करना पड़ता है या कितना देना पड़ता है? मात्र 180 पैसे देना पड़ता है। इस प्रकार से 220 के बराबर उपभोक्ता की बचत की प्राप्ति होती है। तो अब यहाँ पर इस प्रकार से सारणी के आधार पर हम उपभोक्ता की बचत को समझ सकते हैं। अब आगे है तालिका के द्वारा उपभोक्ता की बचत की व्याख्या। तो ये हो गया तालिका के द्वारा उपभोक्ता की बचत की व्याख्या। अब आगे लेंगे मार्शल की धारणा को, कि मार्शल की धारणा में 2 बातें आती है। यहाँ पर तालिका के आधार पर उपभोक्ता की बचत को बताया गया है। तो पहला है विभाजनीय वस्तुओं के संबंध में। यहाँ पर देखिए उपभोक्ता की बचत को, यहाँ पर मैं थोड़ा एक बात को भूल रहा था, छोड़ रहा था, तो उसको बता देता हूँ। मार्शल की उपभोक्ता की धारणा को या बचत को एक सूत्र द्वारा भी व्यक्त किया जाता है, जैसे CS बराबर TU माइनस P इंटू N। CS बराबर उपभोक्ता की बचत होता है, कंज्यूमर सरप्लस होता है, TU बराबर कुल उपयोगिता का योग होता है, और ऋण होता है P नारंगी की प्रति इकाई की कीमत है, N बराबर है नारंगी की इकाई होता है। तो इस प्रकार से इसको आप सूत्र में अगर लागू करेंगे 400, 180, 220, तो इस तरीके से इस सूत्र में लगाएंगे तो 220 के बराबर बचत की प्राप्ति होगी। अब देखते हैं इसी तालिका के आधार पर जो काल्पनिक रेखाचित्र बनाया गया है उसको। तो पहला क्या है इसमें? मार्शल की जो धारणा है कि सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता में अंतर के आधार पर उपभोक्ता को बचत की प्राप्ति कैसे होती है। तो इसका भी 2 इन्होंने शर्त रखा है या 2 आधारों पर इसकी व्याख्या प्रस्तुत किया है। पहला आधार है इनका विभाजनीय वस्तु होने पर उपभोक्ता की बचत, विभाजनीय वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ता की बचत। अब देखिए इसमें OX अक्ष पर उपभोग की गई वस्तु की इकाइयाँ दी हुई है और OY अक्ष पर कीमत व सीमांत उपयोगिता दी हुई है या उपयोगिता दी हुई है। यहाँ पर देखिए DD वक्र जो है मांग वक्र है जो उपयोगिता को व्यक्त करता है। DD वक्र क्या है? इसमें मांग वक्र है जो उपयोगिता को बताता है। उसी प्रकार से K1, K2 जो है कीमत रेखा है।
K1 K2 क्या है, कीमत रेखा है। ये इसमें 3 प्रकार का कीमत रेखा दिया हुआ है, PK, P1 K1, P2 K2। अब यहाँ पर देखते हैं कि मान लीजिए चित्र में एक नारंगी का मूल्य, मान लीजिए 3 कीमत रेखा है, PK, P1 K1, P2 K2, ठीक है। मान लीजिए नारंगी का मूल्य OP1 है, OP1 है, ठीक है। नारंगी कीमत कितनी है, OP1 है, और कीमत रेखा P1 K1 पर है। यहाँ उपभोक्ता OQ नारंगी की मात्रा क्रय कर लेता है। कितना क्रय कर रहा है, OP1 कीमत पर OQ मात्रा क्रय कर रहा है। ऐसी दशा में OQ नारंगी से मिलने वाली उपयोगिता जो है या कुल उपयोगिता जो है, DD रेखा के नीचे के क्षेत्र, DD रेखा के नीचे के क्षेत्र देखिए OQ E1 D पर है, OQ E1 D के नीचे है या इसी के अंदर दिखाया गया है। अर्थात OQ मात्रा का कीमत OP1 के बराबर है। इस प्रकार नारंगियों पर किया जाने वाला कुल व्यय जो है OP1 गुणित OQ होगा, OP1 गुणित OQ होगा। तो कितना दे रहा है, वो कितना देने को तैयार था, OQ E1 D देने को तैयार था। कितना देने को तैयार था उपभोक्ता, OQ E1 D देने को तैयार था, लेकिन उपभोक्ता को OQ E1 P1 पर प्राप्त हो जाता है। कितने में प्राप्त हो जाता है, OQ E1 P1 पर प्राप्त हो जाता है। इसलिए उपभोक्ता की बचत P1 E1 D होगा। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं अपन, OQ E1 P1 माइनस नहीं, OQ E1 D माइनस OQ E1 P1 बराबर P1 E1 D उपभोक्ता की बचत हो। क्लियर है, इस बात को समझ लेना है। OQ E1 D ऋण OQ E1 P1 बराबर कितना बचत है, ये एरिया जो है टोटल बचत है, P1 E1 D जो है उपभोक्ता की बचत है। तो इस प्रकार से विभाजनीय वस्तु होने पर इस प्रकार से बचत प्राप्त हो सकता है। इसको बचत को P1 E1 D के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। अब दूसरा है अविभाजनीय वस्तु होने पर उपभोक्ता की बचत। यह व्याख्या ऐसी वस्तुओं के संबंध में आता है जिन वस्तुओं को विभाजित नहीं किया जा सकता या उसको बांटा नहीं जा सकता, जैसे घड़ी है, रेडियो है, टेलीविज़न है, व्यक्तिगत मोबाइल है, तो इसको कई भागों में बांटा नहीं जा सकता। तो इस संबंध में उपभोक्ता की बचत को रेखा चित्र 2 के द्वारा दिखाया गया है। ये तालिका के आधार पर ही बनाया गया है, काल्पनिक रेखा चित्र है। जैसे 1 से 6 तक नारंगी की इकाई दिखाया गया है, वो X अक्ष पर नारंगी की इकाइयाँ और OY अक्ष पर कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता को दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए उपभोक्ता की बचत जो है ग्रीन में जो क्रॉस हुआ है, ये पूरा उपभोक्ता की बचत है। तालिका के आधार पर देख लीजिए उपभोक्ता कितना देने को तैयार था पहले इकाई के लिए, 100 के बराबर, क्योंकि पहली नारंगी की उपयोगिता जो है 100 पैसे के बराबर थी, इसलिए वो 100 पैसे देने को तैयार था, लेकिन 30 पैसे में मिल जाता है। ये टोटल जो है 70 पैसे जो है क्या है, बचत है। दूसरे इकाई के लिए वो 90 पैसे देने को तैयार था, लेकिन 30 पैसे में मिल जाता है। तो इस प्रकार से 60 पैसे के बराबर इसको बचत प्राप्त होती है। उसी प्रकार से तीसरे नारंगी में वो देने को 70 पैसे तैयार था, लेकिन 30 पैसे में मिल जाता है, इसलिए 40 पैसे के बराबर बचत की प्राप्ति हो रही है। उसी प्रकार से नेक्स्ट राउंड में चौथे इकाई को क्रय करते समय वो 60 पैसे देने को तैयार था, लेकिन उसको 30 पैसे में मिल जाती है, इसलिए 30 पैसे के बराबर उसको उपभोक्ता की बचत की प्राप्ति होती है। और पाँचवीं इकाई के लिए वो 50 पैसे देने को तैयार था और 30 पैसे में मिल जाती है, इसलिए
20 पैसे के बराबर उसको बचत की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से इसमें कितना 70 पैसे के बराबर बचत प्राप्त है, दूसरे इकाई से 60 पैसे के बराबर, तीसरे इकाई से 40 पैसे के बराबर, चौथी इकाई से 30 पैसे के बराबर और पांचवी इकाई से 20 पैसे के बराबर उपभोक्ता को बचत की प्राप्ति हो रही है और अंतिम इकाई से शून्य हो जाता है। ये रेखा चित्र में स्पष्ट है। उपभोक्ता की बचत को चौकोर खाने के द्वारा व्यक्त किया गया है। ये सभी जो है उपभोक्ता की बचत है। तो ये अविभाजनीय वस्तु होने की स्थिति में है। अब है उपभोक्ता की बचत की आलोचनाएं। मार्शल ने उपभोक्ता की बचत को 2 शर्तों के आधार पर बताने का, प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पहला विभाजनीय वस्तुओं के संबंध में और दूसरा अविभाजनीय वस्तुओं के संबंध में। फिर भी मार्शल की विचारधारा का आलोचना किया गया है। पहला आलोचना है, मार्शल ने द्रव्य की सीमांत उपयोगिता को स्थिर मान लिया है। यह गलत धारणा है। आलोचक कहते हैं कि मार्शल जो है द्रव्य की सीमांत उपयोगिता को स्थिर मान लिए है। ये क्या है? गलत धारणा है, क्योंकि द्रव्य की सीमांत उपयोगिता परिवर्तनशील होती है, ऐसा आलोचक कहते हैं। दूसरा मान्यता है, मार्शल ने उपयोगिता को मापनीय माना है। यह गलत धारणा है, क्योंकि उपयोगिता मापनीय नहीं है, बल्कि इसको एक क्रम प्रदान किया जा सकता है, ऐसा आलोचक कहते हैं। तीसरा आलोचना है, उपभोक्ता की आय को स्थिर मान लिया गया है। यह भी एक गलत धारणा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में आय जो है स्थिर नहीं रहती है, बल्कि परिवर्तनशील होती है आय जो है। तो यह भी एक गलत धारणा है। और अगली आलोचना है, वस्तु की कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है, ऐसा मान्यता भी गलत है। कुछ न कुछ वस्तुएं हैं जो पूरक व संबंधित वस्तुएं होती हैं, जिसके इसके बदले में उसका उपयोग करके उपभोक्ता अपना काम चला सकता है। तो इस तरीके से इसको भी आलोचना के रूप में लिया गया है। और पांचवी आलोचना है कि उपभोक्ता की आदत, फैशन, व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता है, ऐसा मान लिया गया है। जबकि कभी भी कब हो जाएगा आदत, व्यवहार, फैशन में परिवर्तन, इसको कोई नहीं जानता है। तो इस तरीके से आलोचक गण कहते हैं कि उपभोक्ता की रुचि, फैशन, आदत, व्यवहार में परिवर्तन आते रहते हैं। और छठवीं आलोचना के रूप में है, उपभोक्ता की बचत की यह धारणा काल्पनिक है। जो धारणा इन्होंने प्रस्तुत किया है 2 आधारों पर, इसको आलोचक गण गलत धारणा मानते हैं, वह काल्पनिक धारणा मानते हैं। और अंतिम आलोचना के रूप में लिया गया है कि जीवन रक्षक व प्रतिष्ठामूलक वस्तुओं में यह नियम लागू नहीं होता है। तो जो जीवन रक्षक है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति मरने वाला है और उसको 1000 रुपये का एक इंजेक्शन चाहिए, तो उसको लेना ही पड़ेगा। यहाँ पर कोई मांग का नियम लागू नहीं होता है, न यहाँ पर कोई बचत को देखता है। तो इस प्रकार से आलोचक कहते हैं कि जीवन रक्षक जो दवाइयाँ हैं या प्रतिष्ठा की जब बात आती है, जिसके पास पैसे है, तो वहाँ पर ये उपभोक्ता की बचत की धारणा जो है असफल रह जाती है। तो इस प्रकार से आलोचना के रूप में उपभोक्ता की बचत का लिया गया है। मार्शल के विचारों का आलोचना किया गया है। अब नेक्स्ट पार्ट में, दूसरे पार्ट में, इसी अध्याय का, उपभोक्ता की बचत के अध्याय का दूसरा पार्ट है प्रोफेसर J.R. हिक्स की धारणा, जो तटस्थता वक्रों के द्वारा उपभोक्ता की बचत को बताया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन उपभोक्ता की बचत के दूसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल घंटी को अनिवार्य दबाएं। धन्यवाद।